तो आज का हमारा टॉपिक है मृदा। बच्चों, मृदा महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से एक। जैसे कि आप विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों को जानते हैं, हवा को, है ना, जल, सूर्य का प्रकाश, जंगल, खनिज पदार्थ, उसी प्रकार से मिट्टी महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन। जैसा कि आप जानते हैं, पेड़ पौधों को जो जल और पोषक तत्व मिलते हैं वो मिट्टी से ही मिलते हैं। फसलों को जो पोषक तत्व मिलते हैं वो मिट्टी से ही प्राप्त। तो और साथ में मिट्टी क्या करती है, पेड़ पौधों की जड़ों को बांध कर रखती है, जिससे वह मजबूती के साथ धरातल पर खड़े रहते हैं। कृषि काम के लिए, खेती के लिए मृदा बहुत जरूरी है, बहुत अनिवार्य है। और खेती से ही हमें क्या मिलता है, कपड़ों के लिए तरह तरह के रेशे मिलते हैं और तरह तरह के खाने पीने के लिए चीजें मिलती हैं, विभिन्न प्रकार के अनाज मिलते हैं, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ खेती से प्राप्त होते हैं। इसलिए मृदा हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन का यह अभिन्न अंग है। और सभी बच्चे मिट्टी की सौंधी खुशबू से भी परिचित होंगे। बारिश के मौसम में पहली बरसात होती है, कैसे मन को प्रसन्न करने वाली, मन को आनंदित करने वाली खुशबू मिट्टी से आती है, सौंधी सौंधी। तो मृदा जो है जीवन से भरपूर है। बहुत सारे बच्चों ने मृदा में, मिट्टी में तरह तरह के कीड़े मकोड़ों को भी देखा हो, खासतौर पर केचुए। बारिश के मौसम में मिट्टी में बहुत सारे केचुए मिट्टी से निकलते हुए आप लोगों ने देखा होगा, मिट्टी में टहलते हुए देखा। बच्चों, मिट्टी में तरह तरह के जीव जंतु, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी मिट्टी में ही उनका आवास होता है, मिट्टी में ही वो रहते हैं। इसलिए मृदा जीवन से भरपूर है, उसमें जीवन है मृदा। यदि आप लोग बच्चों, हर स्थान की मिट्टी जो है एक जैसी नहीं होती, अलग अलग स्थानों की मिट्टी में भी अंतर होता है। यदि आप लोग अपने आस पड़ोस से कुछ मिट्टी के नमूने एकत्रित करें और उसे ध्यानपूर्वक देखें तो जरूर उसमें आपको कुछ न कुछ अंतर देखने को मिल जाएगा। कुछ ऐसे स्थान का आप चयन कर लें कि सड़क के किनारे की मिट्टी आपको लाना है, या कुछ मिट्टी खेतों से आप ला सकते हैं, कुछ बगीचों से या कुछ जंगल से। तो अलग अलग जगह से एकत्रित की मिट्टी में कुछ न कुछ अंतर होता है। बच्चों, मिट्टी कई बार प्रदूषित भी हो जाती है, तो मृदा प्रदूषण न होने पाए, क्योंकि मिट्टी हमारे जीवन के लिए अनिवार्य है, इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए कई बार चर्चा की जाती है, कई बार बैन भी किया गया कि प्लास्टिक और पॉलीथीन पर बैन लगाया जाए, उनको अधिक प्लास्टिक और पॉलीथीन के को अधिक उपयोग से रोका जाए। क्योंकि पॉलीथीन जो होती है, पॉलीथीन और साथ में कीटनाशक यानी कि कीटनाशक और विभिन्न प्रकार के जो रसायन हैं वो मिट्टी को प्रदूषित करते हैं, मिट्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए ऐसे पदार्थों का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि मृदा प्रदूषित यदि हो गई है ना, मिट्टी खराब हो गई तो बहुत सारी फसलें हमारी कैसे होंगी, या फिर हमें पीने के लिए पानी कैसे मिलेगा, सब मिट्टी से ही मिलता है। तो बच्चों, इसलिए मृदा को प्रदूषण से भी बचाना है। इसके लिए हमें रासायनिक पदार्थों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए, प्लास्टिक और पॉलीथीन का प्रयोग भी कम करना चाहिए। और साथ में, क्योंकि के अंदर जब प्लास्टिक या पॉलीथीन दब जाती है तो उसकी जो वो भी प्रभावित, साथ में पेड़ पौधों की जड़ें भी विकसित नहीं हो पाती। इसके अलावा मिट्टी में तरह तरह के जो जीव जंतु, कीड़े मकोड़े जो निवास करते हैं, वह भी प्रदूषकों से भी प्रभावित होते हैं, उनको भी नुकसान पहुंचता है। जो मिट्टी में कीड़े छुपे हुए, यानी आप बहुत सारे कीड़े मकोड़े जो हैं हमारे लिए लाभकारी हैं, वो भी नष्ट हो जाते हैं, वो भी मर जाते हैं। इसलिए मृदा को हमें प्रदूषण से भी बचाना है और इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। आपको बताया गया है मृदा की
मृदा की प्रोफाइल बनाना, प्रोफाइल, मृदा की प्रोफाइल। बच्चों मिट्टी जो होती है वो अनेक परतों से बनी होती है। इसको जानने के लिए आप प्रयोग भी कर सकते हैं। किसी पार्क से, किसी बगीचे से आप थोड़ी सी मिट्टी इकट्ठा करें और उसकी प्रोफाइल आप कैसे बनाएंगे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? मृदा की प्रोफाइल को समझने के लिए, इसको बनाने के लिए आप ग्लास में एक प्रोफाइल तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या करना पड़ेगा? एक कांच का ग्लास लेना पड़ेगा। कांच का एक ग्लास लें और इसमें क्या करें? इसको पानी से भर दें। इसके पश्चात जो मिट्टी का नमूना आपने एकत्रित किया है किसी स्थान से, उसको, उस मिट्टी को ग्लास में भी खोल दें और किसी छड़ की सहायता से, किसी चम्मच की सहायता से चलाकर कुछ देर तक चलाएं, धोएं अच्छे से मिट्टी को और ग्लास को कुछ देर के लिए बिना हिलाए डुलाए एक स्थान पर रख दें। हम देखते हैं, हम पाते हैं जो मिट्टी का नमूना उससे खोला गया है ग्लास में, वह कई परतों में विभक्त हो चुका है, उसमें कई लेयर बन चुकी है। इसी प्रकार धरातल में, इसी प्रकार जमीन के अंदर मिट्टी कई परतों में बच्चों व्यवस्थित, जिसे हम लोग मृदा की प्रोफाइल बोलते हैं। तो कैसे व्यवस्थित हो जाएगी? एक तो जो हल्की चीजें है, पार्क से आपने मिट्टी का नमूना लाया तो उसमें ऐसी चीजें होंगी, कड़ी कड़ी पत्तियां होंगी और कुछ कीड़े मकोड़े जो उसमें मिट्टी में मर गए होंगे वो भी होंगे। तो पत्तियां या कीड़े मकोड़ों का जो भाग है बहुत हल्का होता है, जिसे हम लोग ह्यूमस बोलते हैं। जब खोलेंगे मिट्टी को तो हल्का भाग जो है, जो जंतु अवशेष है, जो जैव अवशेष है, तो सबसे ऊपरी सतह पर ग्लास में तैरता हुआ आपको एक परत बनाता हुआ दिखाई देगा। ऊपर जो तैरेगा वो पत्तियां या हल्के पदार्थ ऊपर की लेयर पे आएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद पानी की एक परत बन जाएगी, एक परत बन जाएगी, जल की एक परत, और उसके पश्चात क्या होगा? इसके पश्चात एक चिकनी मिट्टी की परत, चिकनी मिट्टी की एक परत बन जाएगी और इसके बाद रेत की परत, इसके बाद बड़े पत्थर के टुकड़ों की परत भी उसमें आपको दिखाई देगी, बालू की परत और बजरी की। इस ग्लास को हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, तो चीजें और इसमें रिएक्ट करना है। एक तो इसी परत बन जाएगी, एक तो रेत की परत बन जाएगी और बड़े टुकड़ों की परत बन जाएगी, कंकड़ पत्थर। सबसे ऊपर क्या है? ह्यूमस। दूसरे नंबर पे क्या है? जल। तीसरे में चिकनी मिट्टी, बारिश का, इसके बाद रेत और उसके बाद बच्चों, यदि हम मिट्टी को ग्लास में खोलें तो इस प्रकार की परतें आपको दिखाई देंगी। इसी को हम लोग मृदा की प्रोफाइल बोलते हैं। मृदा की प्रोफाइल को आप लोग कई बार अपने आसपास भी देखे होंगे। इसी प्रकार से काम कर रहा है। यदि आपके आसपास कहीं कोई मकान बन रहा हो और मकान जब बनता है तो उसके लिए क्या है? तोड़ी जाती है, या फिर कॉलम खड़े करने के लिए, पिलर बनाने के लिए चौकोर गड्ढे तोड़े जाते हैं। तो मकान जहां बनता है वहां पर, या फिर कहीं कुआं बन रहा हो, वहां पर आप मृदा के इस विभिन्न प्रकार के स्तरों को प्राकृतिक रूप से कैसे व्यवस्थित रहते हैं, यदि आप उस स्थान का को देखने के लिए जाएं, अवलोकन के लिए जाएं, तो आपको विभिन्न स्तरों पर व्यवस्थित मृदा की परतें दिखाई दे देंगी। तो ऐसे स्थान को आप लोग भी देख के आएंगे जहाँ मकान बन रहा हो, गड्ढे के अंदर इस प्रकार से परतें आपको दिखाई दे रही है। क्लास 8 का हुआ बच्चों, मृदा की एक प्रोफाइल आपकी बुक में भी बनी हुई है, चित्र 9.3 में इसे आप देख रहे हैं।
ठीक, मृदा की प्रोफाइल जो आप देख रहे हैं लगभग इस बात आपको दिखाई देगी। तो बुक में क्या आप देख पा रहे हैं, सबसे ऊपर की जो परत है वो ह्यूमस की परत, और ये कुछ परत और हर परत की विशेषता अलग अलग, हर परत की का संगठन जो है संघटक अलग अलग, साथ में रंग के हिसाब से देखा जाए तो रंग भी अलग अलग हर परत के होते हैं, साथ में हर परतों की मोटाई भी अलग अलग होती है। तो सबसे ऊपर का जो स्तर है उसे हम ए यदि नाम देते हैं, सबसे ऊपर की परत, तो मिट्टी के सबसे ऊपर जो आपको धरातल में परत दिखाई दे रही है ना, जमीन के ऊपर की जो परत उसे हम लोग शीर्ष परत बोलते हैं, सबसे ऊपर की परत। और जो छोटे मोटे घास फूस या छोटे मोटे पौधे हैं जिनकी जड़ें कम गहराई तक जाती हैं, वो बच्चों इसी परत के अंदर उनकी जड़ें इसी परत तक पाई जाती हैं और उसी परत से पोषक पदार्थ प्राप्त होते हैं। और ये परत जानते हैं इस परत की और क्या विशेषता है, यह परत कोमल होती है, मुलायम होती है और पानी को धारण करती है, पानी को अच्छे से सोख पाती है। तो सबसे ऊपर जो परत होती है उसे हम लोग शीर्ष स्तर या एक स्तर बोलते हैं। दूसरी परत जो है जिसे हम लोग बीज स्तर बोल सकते हैं या इसे मध्य परत बोल सकते हैं। मध्य परत में कुछ बड़े कण होते हैं और ये कुछ ऊपर वाली परत से, ह्यूमस वाली परत से कुछ कठोर होते हैं। इसके बाद नीचे की जो परत है जिसे हम लोग सी स्तर वाली परत बोलते हैं, इसमें कंकड़ पत्थर ज्यादा पाए जाते हैं। और सबसे नीचे जो है आधार सेल होती है जो सबसे कठोर होती है, लास्ट की जो परत है वो सबसे कठोर होती है, इसे आसानी से नहीं खोदा जाता, इसमें ज्यादातर पत्थर पाए जाते हैं। इस तरह से मिट्टी हमारी कई परतों से निर्मित होती है। और बच्चों जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं, जो कृमि हैं या छछूंदर हैं या फिर अन्य तरह तरह के कीड़े मकोड़े हैं, वो ऊपर के स्तर पर पाए जाते हैं, शीर्ष स्तर पर ये अपना घर बनाकर निवास करते हैं। और इसी स्तर पर केचुए या अन्य कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं, जो भी सड़े गले पदार्थ हैं, जो भी जैव पदार्थ हैं, उन्हें खाते हैं। आगे हम लोग जानेंगे मृदा की प्रोफाइल के बाद मृदा के प्रकार, मिट्टी कितने प्रकार की होती है, मृदा के प्रकार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मिट्टी कैसे बनती है, मृदा का निर्माण कैसे होता है, तो हवा के द्वारा, धूप के द्वारा, ठंड के द्वारा चट्टानें विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक घटनाओं के कारण चट्टानों का क्षरण होता रहता है, चट्टानें टूटती रहती है और उसी से बनती है मिट्टी। साथ में उसमें क्या मिली है, एक तो छोटे छोटे कण मिले हुए हैं, साथ में उसमें ह्यूमस की मात्रा भी मिली हुई, यानी जैव अवशेष भी है। तो जैव अवशेष से और शैलों के टूटने से, इन दोनों का मिश्रण ही मृदा कहलाता है। मिट्टी में क्या मिला हुआ है, एक तो ह्यूमस, दूसरा शैलों के अवशेष। तो क्योंकि बच्चों मिट्टी जो है शैलों से बनी है, इसलिए उसकी प्रकृति की, मिट्टी की प्रकृति शैलों की प्रकृति पर निर्भर है। इस प्रकार की चट्टानों से मिट्टी बनी हुई है, उसी प्रकार की मिट्टी होगी। तो यदि बच्चों कणों के आधार पर मिट्टी का वर्गीकरण किया जाए, है ना, कि छोटे कण और बड़े कणों के आधार पर, आप लोग रंगों के आधार पर भी वर्गीकरण पढ़े होंगे हो सकता है सामाजिक अध्ययन में। यदि हम कणों के आधार पर मिट्टी का वर्गीकरण करें तो मिट्टी 3 प्रकार होती है। तो मृदा के प्रकार 3 प्रकार की मिट्टी। पहला जो प्रकार है ऐसी मिट्टी, एक तो बलुई मिट्टी, बलुई, दूसरी चिकनी मिट्टी और तीसरी दोमट मिट्टी। इसी को हम लोग धूलकी मिट्टी भी बोलते हैं, इसी को चिकनी मिट्टी को मृणमय मृदा भी बोलते हैं। तो बच्चों कणों के आधार पर मिट्टी का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है। तो बलुई मिट्टी कौन सी है, किसे बलुई मिट्टी बोलेंगे,
ये समझ लीजिए इसमें रेत के कणों की मात्रा ज्यादा हो तो बलुई मिट्टी। इसकी क्या विशेषता है, क्योंकि रेत के कण जो हैं वो दूर दूर होते हैं, उनके बीच में गैप होता है। तो बलुई मिट्टी पर कणों के आधार पर आप देखें, ये लीजिए, इसको मैं इस प्रकार से आपको बता दूं, ये बलुई मिट्टी आपकी हो गई और यहां पहुंच गए दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी कैसे होगी, एक हम लोग थोड़ा सा नजदीक जाना, और चिकनी मिट्टी यहां। बच्चों बलुई मिट्टी में कण दूर दूर रहते हैं, कण बड़े आकार के रहते हैं, जिससे क्या होता है, इनके बीच गैप ज्यादा है। कण बड़े हैं, इनके बीच जगह ज्यादा होने से बलुई मिट्टी की क्या विशेषता हो जाएगी, क्योंकि इसके बीच जगह ज्यादा है, इसमें जो वायु का संचार है पर्याप्त मात्रा में इसमें वायु उपस्थित रहेगी, लेकिन पानी पर्याप्त मात्रा में उपस्थित नहीं रहेगा। इस गैप के कारण पानी नीचे खिसक जाएगा, यह मिट्टी पानी को ज्यादा धारण नहीं कर पाएगा, पानी को ज्यादा रोक नहीं पाएगा। आप लोग भी प्रयोग करके देखे होंगे या देख सकते हैं, यदि आप थोड़ी सी रेतीली मिट्टी ले और उसमें पानी, उसकी एक कटोरी बना कर दें, जमीन में उसकी मिट्टी की एक कटोरी बना लें, तीनों प्रकार की मिट्टी, और उसमें पानी भर के लिए आप देखेंगे तो पाते हैं कि रेत वाली जो कटोरी है उससे पूरा पानी बह गया, क्योंकि इसके कणों के बीच स्थान ज्यादा, वायु को पर्याप्त मात्रा में इसमें संचालित हो, पर्याप्त मात्रा में उपस्थित हो, लेकिन इसमें पानी ज्यादा टिक नहीं पाएगा, पानी ज्यादा घुट नहीं पाएगा। दूसरी जो मिट्टी है दोमट मिट्टी, चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी की क्या विशेषता है, चिकनी मिट्टी में बारीक कण बहुत सारे होते हैं, बारीक कणों की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिससे इनके कण बारीक कण है तो पास में यह मिट्टी पानी को पर्याप्त धारण कर सकती है, पर्याप्त मात्रा में पानी रुक पाता है, क्योंकि इसके बीच स्थान कम है, जिससे पानी इससे बह के आसानी से निकल नहीं पाता। और इसमें जो हवा का संचार है ना, तो वायु उसमें कम उपस्थित रहेगी बलुई मिट्टी की तुलना में। तीसरे प्रकार की जो मिट्टी है वो दोमट मिट्टी। इस मिट्टी की क्या विशेषता है, इस मिट्टी में ना तो बहुत ज्यादा रेत के कण हैं और ना तो चिकनी, दोनों के कण समान अनुपात है, साथ में ह्यूमस की मात्रा भी पर्याप्त होती है, इसलिए यह मिट्टी दोमट मिट्टी फसलों के लिए अधिक उपयोगी है। इसमें ना तो कण बहुत दूर दूर है, ना तो बहुत पास, तो इन दोनों का सम्मिलित रूप है दोमट मिट्टी। इसमें पर्याप्त मात्रा में, उचित मात्रा में एक जल को भी धारण करती है और इसमें वायु का संचार भी पर्याप्त, साथ में ह्यूमस की मात्रा ज्यादा अधिक होने के कारण ये फसलों के लिए उपयोगी होती है। तो कणों के आधार पर मिट्टी को हम लोग 3 भागों में बांट सकते हैं। बच्चों अलग अलग प्रकार की मिट्टी का उपयोग अलग अलग कार्यों के लिए होता है। यदि हम दैनिक जीवन में बहुत सारे कार्यों में मिट्टी का प्रयोग करते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ वस्तुओं को बनाने में, जैसे घड़े को बनाने में, या फिर कच्चे मकान के ऊपर बनाने में, इस तरह के कार्यों के लिए भी मिट्टी का प्रयोग होता है। कई बार आप मिट्टी को भूनकर खिलौने बनाने वाले कुछ खेल भी खेले होंगे, कई प्रकार की मिट्टी से खिलौने भी बनाए होंगे। तो आप विभिन्न स्थानों की मिट्टी इकट्ठा करें तो आप पाते हैं कि कुछ स्थान की मिट्टी से खिलौने बनाना आसान काम नहीं है, खिलौने हमारे टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, और कुछ ऐसे, यदि कुछ मिट्टी ऐसी है जिनसे खिलौने बनाना बहुत ही आसान होता है। तो अलग अलग प्रकार की मिट्टी का उपयोग भी अलग अलग है। आगे हम लोग देखते हैं मिट्टी के गुण।
मिट्टी किस किस काम में आती है। इसके बाद हम लोग इसके मृदा के कुछ गुणों की चर्चा करेंगे। तो पहला जो मिट्टी का गुण है वो जल अंतःश्रवण दर। अलग अलग प्रकार के बच्चों मिट्टी की जल अंतःश्रवण दर अलग अलग होती है। जल अंतःश्रवण दर से तात्पर्य पानी सोखने की क्षमता से। यदि आप एक क्रियाकलाप करें कि 2 बॉटल पानी आपको लेना है ना, लगभग 250 ml की 2 बॉटल लेकर उसको पूरा पानी सोखना और 2 स्थानों का चयन कर लीजिए। एक तो पक्की फर्श का चयन कर लीजिए या कठोर जमीन का चयन कर लीजिए और दूसरा कच्ची जमीन का चयन कर लीजिए। तो दोनों स्थानों पर यदि पानी बराबर मात्रा में डाला जाए, उसको पहले एक चिन्हित भी आप कर सकते हैं कि दोनों जगह समान हो, ये आप तय कर लें। इसके बाद उस दोनों समान जगहों में यदि हम पानी बराबर मात्रा में डालें तो पाते हैं कि जो पक्की फर्श थी या कठोर जमीन थी उसका पानी बह गया, चारों तरफ फैल गया, और जो कच्ची जमीन थी उसका पानी उसी मिट्टी में, उसी धरती में अवशोषित हो गया। इसे ही हम लोग बच्चों मृदा की जल अंतःश्रवण दर कहते हैं। तो मिट्टी में की पानी सोखने की क्षमता भी अलग अलग है। तो मिट्टी की जल अंतःश्रवण दर को हम लोग की गणना भी हम लोग कर सकते हैं। अंतःश्रवण दर यदि पता करना है उसके लिए सूत्र है अंतःश्रवण दर यदि पता करना है तो उसके लिए सूत्र क्या है? जल की मात्रा बटे अवधि। ठीक है, जल की मात्रा बटे अवधि। जल की मात्रा, अवशोषित जल की मात्रा बटे जल अवशोषण का टाइम या अवधि। इस सूत्र से हम अंतःश्रवण दर की गणना कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दूसरी विशेषता, दूसरा जो मिट्टी का गुण है कि मिट्टी में नमी होती है। बच्चों, इसको भी हम लोग विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों के माध्यम से समझ सकते हैं कि मिट्टी में नमी की मात्रा होती है। यदि आप एक परख नली ले लें और उसको एक स्टैंड पे लगाकर चित्रानुसार व्यवस्थित कर लें। चित्र आप लोग देख रहे हो ब्लैक बोर्ड पे, सॉरी बुक में अपने ब्लैक बोर्ड के लिए बना लें, आप समझ सकते हैं। यदि हम लोग एक पसंद नली ले लें इस प्रकार और उसको एक स्टैंड पे क्या है व्यवस्थित कर दें, नीचे बर्नर रहेगा और इसमें कुछ मात्रा में हम मिट्टी भरें। बच्चों, जैसे ही हम बर्नर एक पसंद नली को गर्म करेंगे, क्या होगा? जो मिट्टी की नमी है वो आप देख सकते हो, आपको कुछ धुआं सा उठता हुआ दिखाई देगा। उसी प्रकार से जब कभी गर्मी के मौसम में कई बार आपको इस प्रकार की घटना देखने को मिल जाती है कि आप तेज धूप में गर्मी में निकले हों तो जो सड़क में क्या है, लग रहा है कि जैसे आग जल रही है ना, कुछ धुआं जैसे सड़क से उठता हुआ आपको दिखाई देता है। उसी क्योंकि यह क्या है, ये बच्चों जमीन की उड़ती हुई नमी ही आप देख पा रहे हैं गर्मी के मौसम। इसी प्रकार की घटना यहाँ पर देख सकते हैं। इस पसंद नली से मिट्टी को जो गर्म करते हैं उसमें कुछ भाग जैसे आपको दिखाई दे और ऊपरी भाग में कुछ आपको बूंदे भी मिल जाएंगे। इसकी दीवार, पसंद नली की क्योंकि दीवार जो है क्या है, नीचे के भाग की अपेक्षा पसंद नली का जो ऊपरी भाग है ये ठंडा है,
मिट्टी से जो जलवाष्प निकल रही है वो ऊपरी भाग से टकराकर ऊपरी भाग से टकराकर संघनित हो जा रही है। तो मिट्टी की उपस्थित जो नमी है, जो पानी है, उसकी मात्रा को क्वेश्चन नमी के ऊपरी भाग में आप लोग देख सकते हैं। इस प्रयोग से आप जान सकते हैं कि मिट्टी में क्या है, पानी भी उपस्थित है, नमी की मात्रा है। इसके बाद मृदा और फसलें। तो बच्चों अलग अलग प्रकार की फसलों के लिए अलग अलग प्रकार की मृदा की हमें जरूरत होती है। अलग अलग प्रकार की मिट्टी में अलग अलग प्रकार की फसलें होती है। जैसे मान लीजिए आपको कपास की फसल चाहिए, तो उसके लिए कैसी मिट्टी आवश्यक है, उसके लिए काली मिट्टी चाहिए। इसी प्रकार से मसूर के लिए या फिर चने के लिए, सरसों के लिए, या इन फसलों के लिए कैसी मिट्टी चाहिए? इन फसलों के लिए शुष्क मिट्टी चाहिए। बहुत ज्यादा इन फसलों को पानी की जरूरत नहीं होती, तो ऐसी मिट्टी चाहिए जो पानी को ज्यादा काली या चिकनी मिट्टी इसलिए फसलों के लिए ये मिट्टी अधिक उपयुक्त नहीं रहती। तो अलग अलग प्रकार की मिट्टी में अलग अलग प्रकार की फसलें बच्चों होती है। इस तरह से बच्चों आज इस पाठ में इतनी ही जानकारी थी, थोड़ा सा बताया गया है मृदा अपरदन के बारे में कि मृदा अपरदन क्या है। बच्चों मिट्टी की उपजाऊ परत का नष्ट होना मृदा अपरदन कहलाता है। कई बार तेज हवा चलने से, है ना, तूफान आने से, तेज हवा चलने से या तेज बारिश होने से मिट्टी की उपजाऊ जो परत है, जो हुमस वाली परत है, जो शीर्ष परत है, जिसमें पोषक तत्व अधिक मात्रा में उपलब्ध हैं, वो परत क्या है, तेज हवा से या फिर तेज पानी से बहकर वहां उस स्थान से दूर चली जाती है और वहां का जो स्थान जो है, वहां का जो धरातल है पोषक तत्वों से विहीन हो जाता है। तो मृदा की जो ऊपरी परत है, जो उपजाऊ परत है, उसका नष्ट होना ही मृदा अपरदन कहलाता है। तो मृदा अपरदन न हो, है ना, इसके लिए क्या करना चाहिए? अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए, जिससे यस सर रहे नहीं और आपके क्षेत्र में या फिर आपके खेत में या आपके इलाके में पोषक तत्वों से भरपूर मृदा उपस्थित रहे, अच्छी मृदा और बड़ा वाली मृदा उपस्थित रहे। बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही। अगले दिन हम लोग अगला चैप्टर देखेंगे। यस सर। बच्चों